इस कहानी की शुरुआत डिटेक्टिव क्रिस रेवन से होती है, जो अपने ही वाइफ की हत्या के केस में दोषी होता है, जिसे सुनवाई के लिए मर्सी कैपिटल कोर्ट में पेश किया गया होता है, जहां की जज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई होती है, जिसका नाम मैडॉक्स होता है, जिसके पास सुनवाई के दौरान सर्वर का पूरा एक्सेस होता है, जो सिर्फ इंसाफ करती है, तारीख नहीं देती। एलएपीडी और उनके टीम से मिले सबूतों समेत लाखों डाटा पॉइंट का इस्तेमाल करके मर्सी हर केस को बेहद गौर से परखती है। वह अब तक 18 लोगों को परख कर सजा दे चुकी होती है, जिससे अपराध 68% तक कम हो गया होता है। इस अदालत में हर आरोपी गुनहगार माना जाता है जब तक कि वह अपनी बेगुनाही न साबित कर दे। और अगला केस क्रिस का होता है। उसे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए केस से जुड़े सबूत और डिजिटल रिकॉर्ड देखने की सुविधा प्रदान की जाती है। क्रिस 5 घंटे से बेहोश होता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह कोर्ट में कुर्सी से बंधा होता है, जिसे देख वह जोर जोर से उसे वहां से निकालने के लिए कहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एआई जज मैडॉक्स उसके सामने स्क्रीन पर उसके केस की सुनवाई के लिए आती है और उसे बताती है कि आप पर आपके पत्नी के खून का इल्जाम है। वह अपनी पत्नी के मौत से हैरान होता है। वह कहता है यह नामुमकिन है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ये सब सच है। जिस पर मैडॉक्स कहती है आप खुद भी इसकी जांच कर सकते हैं। इसके लिए उसे वॉइस कंट्रोल और टच कंट्रोल दिया जाता है। क्रिस अपनी पत्नी निकोल के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि सच में उसकी पत्नी की हत्या हुई है और जिसका इल्जाम उस पर लगा हुआ है। इस बात को जानकर वह हक्का बक्का हो जाता है। वह अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसे चोट पहुंचा ही नहीं सकता। मैडॉक्स कहती है मिले हुए सबूतों के आधार पर आपके दोषी होने की संभावना 97.5% है। इसलिए वह क्रिस को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 90 मिनट देती है कि अगर 90 मिनट में शक का आंकड़ा 92% से कम नहीं हुआ तो उसे मौत की सजा दी जाएगी और साथ ही सुनवाई शुरू कर देती है। क्रिस के खिलाफ सारे सबूत और वीडियो होता है कि वह सुबह अपने ऑफिस से वापस घर गया और पूरे 26 मिनट तक घर के अंदर था। जब उसकी बेटी घर वापस आई तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। क्राइम सीन पर मौजूद सारे सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे होते हैं कि उसी ने अपनी पत्नी को मारा है। मैडॉक्स वीडियो के जरिए दिखाती है कि हत्या के बाद वह बाढ़ में गया और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने पर उसने उनसे मारपीट किया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। मैडॉक्स उसे ऑफिस से वापस घर जाने का कारण पूछती है, पर क्रिस कुछ भी नहीं बोलता है। वह अपनी बेटी से बात करवाने के लिए कहता है। मैडॉक्स कॉल के लिए उसकी बेटी को रिक्वेस्ट भेज देती है। क्रिस नशे की हालत में गिरफ्तार हुआ होता है तो मैडॉक्स उस पर गंभीर आरोप के बावजूद उसे उसके नशा मुक्ति सलाहकार रॉब से बात करवाती है। क्रिस रॉब को कहता है रॉब मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम जानते हो ना मैं उसका कभी भी कत्ल नहीं कर सकता। रॉब कहता है क्रिस मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, चाहे कुछ भी हो, तुमने कत्ल किया हो या नहीं किया हो, आज या तो वो तुम्हारी बड़ी ताकत बनेगी या तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगी। मैडॉक्स उसका कॉल काट देती है क्योंकि उसे सिर्फ क्रिस के शराब पीने की गवाही के लिए बुलाया गया होता है। मैडॉक्स को उसके और उसकी पत्नी के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता होता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसके दोस्त के मौत के बाद से उसका परिवार टूटने लगा और वह हर रोज शराब पीने लगा, जिससे उसके और उसकी पत्नी की दूरियां बढ़ने लगी, जिसके कारण उनकी पत्नी निकोल उससे तलाक चाहती थी। मैडॉक्स कहती है आप अपनी पत्नी से प्यार करते थे, लेकिन हो सकता है आपकी गुस्से ने उनकी जान ले ली हो। क्रिस कहता है हाँ मैं थोड़ा गर्म मिजाज हूँ, यह मेरी खानदानी आदत है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने उसे मारा। मैडॉक्स उसकी बेटी के इंस्टा अकाउंट से वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी बेटी किसी लड़के से बात कर रही होती है। वह कहती है माँ रो रही है। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है तो वह उस लड़के को यह कहकर कॉल काट देती है कि मेरे डैड आ गए। और दूसरी वीडियो में दिखाती है कि उसकी बेटी को कोई नहीं दिखता है। वह कहती है शायद यहाँ कोई भूत है या मैं पूरी टल्ली हूँ। तभी क्रिस अपनी बेटी को कॉल के लिए रिक्वेस्ट भेजा होता है तो वह कॉल करती है। वह रो रही होती है और कहती है कि मॉम नहीं रही, बहुत सारा खून था, मैंने कोशिश की रोकने की पर वह मर गई। क्रिस कहता है तुमने सब सही किया। उसकी बेटी कहती है आप वहाँ क्यों हो, उन्हें क्यों लगता है कि आपने मॉम को मारा, आप तो काम कर रहे थे ना। क्रिस कहता है उनसे गलती हुई है। उनकी बेटी उसे घर वापस आने के लिए कहती है। तभी उसके नाना फोन लेकर कॉल काट देते हैं। मैडॉक्स कहती है कि समय निकला जा रहा है। क्रिस कहता है हम दोनों अच्छे तरह से जानते
जानते हैं कि टाइमर बेकार है। लोगों के इस कोर्ट में आकर कुर्सी पर बैठने से पहले ही तुम फैसला कर देती हो। मैडॉक्स कहती है, गुस्से से सिर्फ समय बर्बाद होगा। आपके पास 1 घंटा 8 मिनट है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, नहीं तो आपकी बेटी माँ के साथ पिता को भी खो देगी। अब क्रिस अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी पार्टनर जैक से बात करता है ताकि वह सबूत जुटाने में उसकी मदद करे। वह उसे हादसे की सभी जगह दिखाती है। क्रिस क्राइम सीन के फाइल के साथ सभी जगहों को ध्यान से देखता है। जैक किचन में जाकर क्राइम सीन को दिखाती है। प्लेट का टुकड़ा वहीं पड़ा होता है जिसे निकोल हमलावर पर फेंकी होगी। चाकू का निशान, कपड़े के रेशे, बाल सभी क्रिस के कपड़े और बाल से मैच कर रहे होते हैं और सारे सबूत का इशारा उसी की तरफ होता है। क्रिस अपनी वाइफ के कॉल रिकॉर्ड को देखता है जिसमें ज्यादातर कॉल उसके शिपिंग कंपनी के दोस्तों को किया गया होता है। वह पहले एक वीडियो देखा होता है जिसमें निकोल और क्रिस के झगड़े के दौरान निकोल किसी को मैसेज की होती है और उसके फोन में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। उसके पास दूसरा फोन भी होता है पर जांच के दौरान किसी को नहीं मिला होता है। निकोल एक बार क्रिस को उस फोन से कॉल की होती है तो मैडॉक्स क्रिस के फोन से उस फोन पर कॉल करती है। वह फोन वहीं गाड़ी में होता है। वह एक बर्नर फोन होता है जिसका डाटा सर्वर से कनेक्ट नहीं होता है। जैक उस फोन को अपने फोन के पास रखती है तो मैडॉक्स ब्लूटूथ के जरिए फोन से कनेक्ट होती है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर होता है। वह भी एक बर्नर फोन होता है। वह फोन बंद होता है तो मैडॉक्स उसे ऑन करके कॉल करती है और दूसरी तरफ से कॉल काट दिया जाता है। उनका लोकेशन हॉलीवुड रेड जोन में दिखा रहा होता है। रेड जोन वही जगह होता है जहाँ दंगे फसाद करने वाले लोगों को रखा गया होता है। वह जगह जैक से काफी दूर होता है तो वह ट्रैफिक में न फंसे इसके लिए वह एक उड़ने वाली गाड़ी से जाती है। मैडॉक्स के लोकेशन के अनुसार वह एक होटल के अंदर होता है और भागने की कोशिश कर रहा होता है। वह जैक को देखकर वहां से भागने लगता है। उसका नाम पैट्रिक होता है। क्रिस की दोषी होने की संभावना घटकर 96.7% हो जाता है। पैट्रिक को पकड़ने के लिए पुलिस उसका पीछा करती है। वह भागकर छत पर छुप जाता है जिसे जैक दौड़कर पकड़ लेती है। पैट्रिक कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। वह डर के कारण भाग रहा होता है। उन दोनों के बीच नाजायज संबंध थे। जिस समय निकोल का मर्डर हुआ होता है वह उस समय उसके पास नहीं होता है। वह निकोल को नहीं मारा होता है। जैक पुलिस को दौड़ाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब क्रिस की दोषी होने की संभावना बढ़कर 98% हो जाता है। उस पर शक का दायरा बढ़ जाने के कारण उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। मैडॉक्स कहती है, क्या आपको सच में लगता है कि आप कोई सबूत ढूंढ लेंगे जिससे आप बच जाए, या आप उस आदमी को देखना चाहते थे जिसके साथ आपकी पत्नी थी? क्रिस कहता है, तुम्हें लगता है कि मैंने निक को मारा क्योंकि उसके अफेयर के बारे में पता चल गया? मैडॉक्स कहती है, मुझे लगता है कि आप अभी भी सच नहीं बोल रहे हैं। आपने बहुत जल्दी मान लिया कि उसका अफेयर था। क्रिस सब कुछ बताते हुए कहता है कि उसे मेरे शराब का स्टॉक मिल गया जो गाड़ी में था। निकोल को भुलाने का आज भी उसे अफसोस होता है। वह आगे कहता है, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो गाड़ी में शराब की बोतल नहीं थी तो घर वापस चला गया जिससे उन दोनों में झगड़ा हुआ। वह क्रिस पर गुस्सा थी कि वह फिर से पीने लगा था और क्रिस भी गुस्सा था क्योंकि निकोल ने उसकी बोतल कचरे में फेंक दी थी और वह गुस्से में घर के अंदर जाकर उसका फेवरेट गिलास तोड़ देता है जिसके कुछ टुकड़े टूटकर निकोल को लग गया होता है और उसका खून क्रिस के कपड़े पर लग गया होता है। वह पहले यह सब नहीं बताया होता है क्योंकि वह इससे मुजरिम लगता है और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं होता है। वह उस समय इतना गुस्से में हो गई होती है कि पहले ही वह उसे पैट्रिक के बारे में बता दी होती है। क्रिस कहता है, अगर मैं पहले से ही गुस्सा था तो शायद मैंने ही चाकू उठा लिया, जिस पर मैडॉक्स कहती है, अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो अदालत अपना फैसला सुना देगी, फिर इंतजार करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आगे कहती है, अभी आपके दोषी होने की संभावना इतना ज्यादा है कि आपको मौत की सजा हो सकती है। अब भी आपके पास मेरे सारे संसाधन मौजूद है। अगर आपकी मौत तय है तो क्या आप मरने से पहले सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करेंगे? अब सिर्फ 41 मिनट ही बाकी होता है तो मैडॉक्स के कहने पर क्रिस सबूत ढूंढने की कोशिश करने लगता है। क्रिस के पूछे जाने पर मैडॉक्स उन लोगों की फोटो दिखाती है जिससे निकोल हर रोज बात किया करती थी। वह दोस्तों और ऑफिस के लोगों
को अलग करता है। तब उसे याद आता है कि पैट्रिक उससे कुछ बताना चाहता था, तो वह मैडॉक्स को उससे बात करवाने के लिए कहती है। पैट्रिक जेल में होता है। क्रिस कहता है कि तुमने कहा था कि निकोल चाहती थी कि कोई उसकी सुने, क्या था उसके मन में, किसी दोस्त से झगड़ा? वह कहता है नहीं, वह अपने ऑफिस के लोगों पर नजर रख रही थी और परेशान थी क्योंकि वहाँ के केमिकल गायब हो रहे थे। उसे जासूसी करना अच्छा नहीं लग रहा था। अब क्रिस कॉल काट कर ऑफिस के लोगों पर ध्यान देने लगता है कि वह कौन हो सकता है जिसको निकोल से दुश्मनी होगी। अब 37 मिनट ही बाकी होता है तो क्रिस जैक को निकोल के ऑफिस जाने के लिए कहता है। संडे के दिन क्रिस के घर पार्टी के बाद से कोई भी उसके घर के पास आया नहीं होता है और कैमरे के अनुसार उसके गली से 40 गाड़ियां गुजरी होती है और कोई भी वहां रुका नहीं होता है। किसी भी कमरे में कोई भी दिखा नहीं होता है। संडे के दिन रॉब उसके घर 3 लोगों के साथ आया होता है तो क्रिस रॉब से कॉल करके उन लोगों के बारे में पूछता है। रॉब उन तीनों को लिफ्ट देकर वहां लाया होता है पर कोई भी उसके साथ वापस नहीं गया होता है। रॉब के अनुसार कल हत्या के दिन से भी कोई छुट्टी नहीं लिया होता है। अब क्रिस रॉब का कॉल रखकर अपनी बेटी की वीडियो फिर से देखता है जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और उसे दरवाजा खुलने का आवाज सुनाई दिया होता है। वह कल रात को 9:15 पर आया होता है। क्रिस के ऑफिस के कैमरे के अनुसार वह उस समय ऑफिस में होता है तो क्रिस अपनी बेटी के पास कॉल करवाता है कि वह कुछ देखी होगी। क्रिस अपनी बेटी से कल रात की आवाजें के बारे में पूछता है, तुमने क्या सुना? वह तुम्हारी मॉम थी या कोई और था? उसकी बेटी कहती है, मॉम अपने बिस्तर पर थी, आवाज दरवाजे की लगी पर वहाँ कोई नहीं था। एक आवाज और आई थी पर पूरे घर में कुछ नहीं था। क्रिस अब मैडॉक्स को उसके बेटी की इंस्टाग्राम वाली वीडियो को दिखाने के लिए कहता है जिस वीडियो में उसकी बेटी को लग रहा होता है कि कोई भूत है क्योंकि उसे वहाँ कोई नहीं दिखा होता है। तब क्रिस को बेसमेंट का दरवाजा खुला दिखता है जो हमेशा बंद रहता है पर उसकी बेटी वहाँ नहीं गई होती है तो वह मैडॉक्स को दरवाजा वाले वीडियो को पोस्ट करके उसे क्लियर करने के लिए कहता है जिसमें किसी का हाथ दिखता है। तब क्रिस को समझ आता है कि निकोल के ऑफिस के दोस्तों में से कोई एक वापस नहीं गया और वह 2 दिन से वहीं छुपा हुआ था। क्रिस अपने बेटी का कॉल रख देता है। वह दिखने में मर्द लग रहा होता है इसलिए क्रिस औरतों और जो गाड़ी चलाकर आए थे उनके फोटो को हटाने के लिए कहता है। अब मैडॉक्स के कहने पर निकोल के शिपिंग कंपनी से गायब हो रहे हैं। केमिकल के बारे में पता लगाने के लिए सस्पेक्ट को ढूंढने के लिए वाइकिंग शिपिंग के इंटरनल कंप्यूटर सर्वर में जानकारी ढूंढने लगता है। वह निकोल की डेटा से ईमेल में मिसिंग स्टॉक को देखता है। उसके अनुसार हर महीने 50 केजी सिंथेटिक यूरिया की चोरी हो रही होती है। सिंथेटिक यूरिया का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट, खाद और ड्रग के रूप में भी किया जाता था जो काफी मुनाफा देता था। निकोल के मेलबॉक्स के अनुसार होल को कुछ पता होता है और वह निकोल से बात नहीं कर पाया होता है तो होल के मेलबॉक्स में निकोल का मेल दिखता है जो शुक्रवार 2:30 बजे भेजा गया होता है। वे कैमरा में देखते हैं कि हॉल और निकोल के बीच में कुछ बहस हुआ होता है तो क्रिस हॉल का पिछले 6 महीने का बैंक डिटेल देखता है जिसमें वह पहले से ही कर्ज में होता है। उसकी ट्रांजैक्शन के अनुसार रॉब उसकी मदद किया होता है तो क्रिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि हॉल ही वह सस्पेक्ट है जिसने निकोल की हत्या की पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है कि वह वही खूनी है। सिर्फ अंदाजा होता है। क्रिस की दोषी होने की संभावना घटकर 94% हो जाता है। अब क्रिस मैडॉक्स को रॉब से बात करवाने के लिए कहता है। कॉल कनेक्ट होने पर रॉब की जगह हॉल कॉल उठाता है। मैडॉक्स के कहने पर हॉल क्रिस की बात रॉब से करवाने के लिए उसे ढूंढने जाता है पर उसे रॉब कहीं भी नहीं मिलता है तो वह वापस आकर क्रिस को कहता है कि वह मुझे कहीं नहीं मिला। क्रिस कहता है बहाने मत बनाओ। क्रिस उसे कहता है मैं डॉग से कहने वाला था कि वह तुम्हें रोक कर रखे लेकिन अब पूरी फौज वहां घुसने वाली है और कहता है मुझे गायब केमिकल और बैंक में तुम्हारी कर्ज के बारे में पता है। तुमने माल चुरा कर निकोल को मार दिया ताकि वह किसी को बता न सके। जिस पर हॉल क्रिस को रोकते हुए कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। और आगे कहता है कि मैंने और निकोल ने पता लगाया कि रॉब माल गायब कर रहा है। वह पार्टी के दिन तुम्हारे घर पर रुका था। उसने अपनी गाड़ी घर पहुंचाने के लिए दी ताकि जिन लोगों को वह लिफ्ट देकर लाया था उन्हें इंतजार न करना पड़े। रॉब ट्रक लेकर वहां से चला गया होता है। अब क्रिस रॉब के ट्रक को ट्रैक करके जैक को उसके पास जाने के लिए कहता है
ट्रक के लोकेशन के अनुसार रॉब अपने घर पर होता है तो पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर जाती है। रॉब के पास बंदूक भी होता है। तभी टीम रॉब के बाहर नहीं निकलने पर घर के अंदर जाती है पर घर में कोई नहीं होता है। वह ट्रैकर के साथ ट्रक का नंबर प्लेट निकालकर वहां से भाग गया होता है। स्वाट टीम उसके गैराज में जाती है। वहां उन्हें पता चलता है कि क्रिस जब रॉब को कॉल किया होता है तो वह वहीं पर होता है और उन्हें एक बुक मिलता है जो आतंकवादी हैंडबुक होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इंडिया को नाइट्रिक एसिड से मिलाकर रॉब बम बनाया होता है और उन्हें पता नहीं होता है कि उसका टारगेट क्या है। उन्हें रॉब के घर पर एक फोटो मिला होता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि डेविड उसका भाई होता है, जिसे कुछ समय पहले क्रिस हत्या के जुर्म में पकड़ा होता है और मर्सी कोर्ट में मैडॉक्स उसे मृत्यु दंड दी होती है। इसी गुस्से में रॉब मर्सी कोर्ट को उड़ाने के लिए ट्रक में बम लेकर वहां तेजी में आ रहा होता है। अब क्रिस को कैमरा के रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि रॉब उसकी बेटी को किडनैप करके अपने साथ ला रहा होता है। वहाँ जो टीम रॉब के घर पर होती है वहाँ पर एक टाइमर बम लगा होता है। वह टीम वहाँ से भागती है। तभी एक जोर का धमाका होता है और पूरे घर को उड़ा देता है। मैडॉक्स कहती है जो बम रॉब के ट्रक में है उसका एक थोड़ा सा हिस्सा था। अगर वह विस्फोट हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा और हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे। अब सारे तथ्यों के आधार पर क्रिस के दोषी होने की संभावना 0% हो जाती है। तो मैडॉक्स सुनवाई रोकने जा रही होती है ताकि क्रिस चेयर से छूट जाए और वह बच जाए। नहीं तो समय पूरा होते ही चेयर से जानलेवा तरंगे निकलेगी और वह मर जाएगा। पर सुनवाई रोकते ही क्रिस और मैडॉक्स का कनेक्शन टूट जाता और क्रिस को सर्वर का एक्सेस नहीं मिलता, जिससे वह रॉब को रोक नहीं पाता, इसलिए वह चेयर से नहीं उठता है। मैडॉक्स क्रिस के कहने पर लोगों को बचाने के लिए रॉब को रोकने के लिए मान जाती है। अब सिर्फ 9 मिनट ही बचा होता है। शहर के सभी पुलिस रॉब को रोकने की कोशिश करते हैं पर वह नहीं रुकता है। जैक के ऑर्डर पर उसे बम से उड़ाने वाले होते हैं पर वह नहीं फटता है। क्रिस के रिक्वेस्ट पर मैडॉक्स उसे फटने से रोक दी होती है। अब रॉब सब कुछ तोड़ते हुए मर्सी कोर्ट के अंदर चला जाता है। रॉब के तोड़फोड़ से पावर सप्लाई में रुकावट आ जाती है, जिससे मैडॉक्स क्रिस की बात नहीं सुन रही होती है और समय खत्म होने वाला होता है। क्रिस मरने वाला होता है। सिर्फ 4 सेकंड ही बचा होता है समय पूरा होने में। उससे पहले ही मैडॉक्स वापस आ जाती है और सुनवाई खत्म कर देती है, जिससे क्रिस चेयर से छूट जाता है और वह लिफ्ट से अपनी बेटी को बचाने जाता है। वह रॉब के सामने जाता है। रॉब डेटोनेटर को दबाकर उस जगह को उड़ाने वाला होता है। उससे पहले ही मैडॉक्स वहां स्क्रीन पर आ जाती है और वह रॉब को कोर्ट को नष्ट करने से पहले उसके भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए कहती है और वह वहीं पर डेविड वेब के मुकदमे की सुनवाई करने लगती है। और दूसरी तरफ क्रिस जो हेडफोन पहना होता है उसके जरिए क्रिस से बातें करते हुए डेटोनेटर के बारे में बताते हुए कहती है कि अगर उसका बैटरी निकाल दिया जाए तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। रॉब कहता है मैं 2 साल पहले डेविड से मिला था तो उससे बातें करने के लिए फोन दिया था और जब 10 बजे उस लड़की की हत्या हुई थी उस समय मैं उससे बात कर रहा था। हमने 1 घंटे तक बात की। तुम्हें सच्चाई की परवाह नहीं है, तुम हत्यारे हो और कुछ नहीं। वो मैडॉक्स से बात कर रहा होता है। तभी क्रिस की बेटी रॉब की चुंगल से निकलकर भाग जाती है। तब क्रिस उस पर हमला करता है और डेटोनेटर से बैटरी निकाल कर उसे निष्क्रिय कर देता है। वह रॉब को मारने वाला होता है पर नहीं मार पाता है। तभी वहाँ जैक और बाकी पुलिस वाले आ जाते हैं और रॉब को पकड़ लेते हैं। रॉब कहता है मैंने उस दिन उससे बात किया था। क्रिस के कहने पर मैडॉक्स रिकॉर्डिंग चेक करती है। डेविड सही में उस दिन रॉब से बात कर रहा होता है पर डेविड को पकड़ते समय वहाँ फोन नहीं मिला होता है। रॉब कहता है मैंने स्टेशन में फोन करके एक औरत से कहा था कॉल हिस्ट्री चेक करें, जिसने उसे पकड़ा था उसे सच पता होगा। डेविड को जैक पकड़ी होती है। क्रिस उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में पता था किसी ने गवाही के लिए फोन किया है। क्रिस पूछता है जब डेविड को अरेस्ट किया क्या उसके पास फोन था। वह कुछ नहीं बोलती है। मैडॉक्स कहती है मैंने फोन ट्रैक कर लिया है। जब डेविड वेब को गिरफ्तार किया गया था वह वहीं था, फिर उसे स्टेशन लाया गया। एविडेंस रूम के रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जैक उस फोन को वहां से ले ली होती है और फिर उसे फेंक दी होती है। जैक कहती है हमें रॉब जैसे क्रिमिनल को डराने के लिए मर्सी चाहिए थी, हमें वह केस जीतना था। दरअसल वे सब वह केस नहीं जीतते तो मर्सी नहीं आती और शहर में क्राइम रेट कम नहीं होता।
क्रिस कहता है हमें इंसाफ चाहिए पर ऐसे नहीं। अब रॉब के साथ जैक को भी गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। अब क्रिस की बेटी उसके गले लग जाती है और कहती है मैंने सोचा कि आपने मॉम को मारा। आई एम सॉरी डैड। अंत में मैडॉक्स कहती है क्रिस हमने यह क्या कर दिया। क्रिस कहता है वही किया जो हमें सिखाया गया था। इंसान हो या एआई गलतियां सब करते हैं फिर उन्हीं से सीखते हैं। मैडॉक्स कहती है हाँ हम सीखते हैं और क्रिस के केस को डिसमिस करके ऑफलाइन हो जाती है।